हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो ब्रह्मास्त्र के 13th पार्ट में पार्ट फर्स्ट में हमने जो है कल्प सिद्धि का जो क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। 1 से 50 तक का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया था। नाउ 51 नंबर का जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। दैट इज़ 51 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया 51 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे सॉरी 51 बोलता हूँ, मतलब वही कि 1 से 50 तक के ही क्वेश्चन करना है। तो 51 बोलो या 1 बोलो, आप एक ही है। तो यहाँ पे आपका जो है कल्प सिद्धि में आपका जो सेकंड पार्ट है ऐसा बोल सकते हो, उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपका बोला गया है, चरक अनुसार कफजन्य रोग में 1 या 3 वस्ती देते हैं। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है, चरक अनुसार कफजन्य रोग में 5 या 7 वस्ती देते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने में। ऑप्शन ए है बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब बोथ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और थर्ड ऑप्शन है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट। नाउ आपको आंसर बताना है 50 यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड स्लॉट है उसका। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। पहला जो बोला गया है, पहला स्टेटमेंट चरक अनुसार कफजन्य रोग में 1 या 2 वस्ती देना चाहिए इज ए राइट स्टेटमेंट। जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि चरक अनुसार कफजन्य रोग में 5 से 7 वस्ती देना चाहिए, तो वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे आपका सी हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है इसमें? तो यहाँ पे आपका बोला गया है, कर्मवस्ती के प्रयोगार्थ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका बोला गया है, वस्ती की कुल संख्या 30 है। सेकंड बोला गया है 12 अनुवासन और 18 स्थापन वस्ती देते हैं कर्मवस्ती के अंतर्गत। थर्ड आपका बोला गया है 18 अनुवासन और 12 स्थापन वस्ती दिया जाता है। फोर्थ आपका बोला गया है 15th अनुवासन और 15th स्थापन वस्ती का वो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपने को राइट जो ऑप्शंस है उसको करेक्ट मतलब सही करना है, ठीक है, चॉइस करना है। तो ये नया टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों का। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो पहले अच्छे से पढ़ लो। नाउ ऑप्शन की ओर अपन आते हैं। पहला आपका ऑप्शन है केवल एक सत्य कथन है, केवल दूसरा व चौथा सत्य कथन है, केवल पहला व दूसरा सत्य कथन है, और केवल पहला व तीसरा सत्य कथन है। कौन सा आपका सत्य कथन है ये आपको बताना है। सेकंड नंबर का किसके विषय में? कर्मवस्ती के संबंध में। ये 4 ऑप्शन रहे। फाइनल आंसर मैं बताऊं तो कर्मवस्ती के प्रयोग में पहला जो कथन बोला गया है कि कुल वस्तियों की संख्या 30 होती है, इज ए राइट। और उसके बाद में आपका जो बोला गया है इसमें 12 अनुवासन और 18 स्थापन होते हैं, तो ये गलत है सेकंड स्टेटमेंट। मतलब सेकंड जो बोला गया, थर्ड जो बोला गया 18 अनुवासन और 12 स्थापन होते हैं, तो इज ए राइट। तो यहाँ पे आपका इसके अलावा आपका फोर्थ में बोला गया है 15 अनुवासन 15 स्थापन, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका पहला और तीसरा सही है। तो देख लो कहाँ पे आंसर जाएगा। तो आपका डी आंसर जाएगा, पहला और तीसरा यहाँ पे दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये पूछा गया है, तिमिर निम्न में से किसका लक्षण है? तिमिर निम्न में से किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है शिरोविरेचन के अयोग्य, ऑप्शन बी है शिरोविरेचन अतियोग्य, ऑप्शन सी है स्वेदन के अयोग का, और ऑप्शन डी है वमन के अतियोग का। तिमिर निम्न में से किसका लक्षण है? ऑप्शन ए है शिरोविरेचन के अयोग का, ऑप्शन बी है शिरोविरेचन के अतियोग का, ऑप्शन बी है स्वेदन के अयोग का, और ऑप्शन डी है वमन के अतियोग का। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो तिमिर किसका लक्षण है? तो शिरोविरेचन के अतियोग का लक्षण है। शिरोविरेचन के अतियोग का लक्षण है, बी आंसर जाएगा थर्ड का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? नाभि प्रदेशम कटिपार्श्व कुक्षी गत्वा शक्री दोषचयम विडोला विलोड्य निम्न में से किसकी निरुक्ति है? 4 आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है संसर्गज कर्म और ऑप्शन डी है वस्ती। किसकी निरुक्ति है? 4th नंबर का क्वेश्चन, नाभि प्रदेश से कटिपार्श्व कुक्षी गत्वा शक्री दोषचय विलोड्यम किसकी निरुक्ति है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये मेनली वस्ती की निरुक्ति बताई गई है। 4th का आपका क्या आंसर जाएगा? डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? तो कुशल वैद्य को अनुवासन वस्ती किस प्रकार देनी चाहिए? कुशल वैद्य को अनुवासन वस्ती किस प्रकार देनी चाहिए? ऑप्शन ए है आपका विषम संख्या में, ऑप्शन बी है आपका सम संख्या में, ऑप्शन सी है आपका युग्म में और ऑप्शन डी है ऐसा कोई नियम नहीं है। तो कुशल वैद्य को अनुवासन वस्ती किस प्रकार देनी चाहिए? 5th नंबर का क्वेश्चन है आपका। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो कुशल वैद्य को अनुवासन वस्ती किस प्रकार देनी चाहिए? तो सही आंसर है आपका विषम संख्या में। ये आंसर जाएगा 5th का। और 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 6 नंबर के क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है दोषजन्य रोगों के अनुसार वस्ती संख्या संबंधित कौन सा युग्म गलत है? तो दोषजन्य रोगों के अनुसार वस्ती संख्या संबंधित कौन सा युग्म गलत है? गलत युग्म को अपने को देखना है। तो पहला आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कब्जन्य रोग में 2 या 5, कब्जन्य रोग में 2 या 5। इसके अलावा आपका पित्तजन्य रोग में 5 व 7, वातजन्य रोग में 9 व 11 और कब्जन्य रोग में 1 व 3। तो इसमें आपको क्या है? इनकरेक्ट जो है, गलत युग्म है। दोषजन्य जो आपको वस्ती दिया जाता है दोषों के अनुसार वो बताया गया है। तो इनकरेक्ट को आपको पहचानना है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो दोषजन्य जो रोग है, जैसे कब्जन्य रोग जो बताया गया, तो कब्जन्य जो रोग होता है उसमें 1 या 3 देते हैं, 2 या 5 नहीं देते हैं वस्तियों की संख्या। तो ये आपका ए का आंसर, 6 का आंसर ए जाएगा। 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया है कफ, स्त्राव, पित्त, क्षय, नीलोत्थ निम्न में से किसके लक्षण है? किसका लक्षण है ये? 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए है विरेचन के अतियोग के, ऑप्शन बी है वमन के अतियोग के, ऑप्शन सी है स्वेदन के हीन योग के, ऑप्शन डी है विरेचन के अयोग के। बताओ। 7 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फाइनल आंसर आप लोग को बताना है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो ये जो है मेनली किसका लक्षण है? तो ये जो है आपका विरेचन के अतियोग का लक्षण है। 7 का आपका आंसर जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 8th नंबर का क्वेश्चन। क्या पूछा गया 8th नंबर के क्वेश्चन में? तो विरेचन में निकले द्रव्य को कब तोलना चाहिए? विरेचन में निकले द्रव्य को कब जो है उसको तौलना चाहिए? ऑप्शन ए है मल सहित 1 वेग के पश्चात, ऑप्शन बी है आपका मल सहित 2 वेग के पश्चात और ऑप्शन सी है मल सहित 2 या 3 वेग के पश्चात, ऑप्शन डी है प्रथम वेग से ही। बताओ, विरेचन में निकले द्रव्य को कब तौलना चाहिए? तो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो मल सहित 2 या 3 वेग के पश्चात जो है उसे तौलना चाहिए। तो 8th का आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8th नंबर का क्वेश्चन ये रहा। क्या बोला गया है इसमें, ये देखो पहले। तो यहाँ पे बोला गया है यथार अणु अग्नि तृणे गोमय आज्ञे सचुक्य माणे भवती क्रमेण। यह किसके संदर्भ में बोला गया है?
अगेन अच्छे से पढ़ो इसको। ऑप्शन ए है वमन के संबंध में, ऑप्शन बी है स्वेदन के संबंध में, ऑप्शन सी है विरेचन और ऑप्शन डी है संसर्गज कर्म। तो 9 का फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये जो है संसर्गज कर्म के विषय में बताया गया है, तो आपका संसर्जन जो क्रम होता है संसर्गज क्रम के लिए बताया गया है। संसर्गज क्रम आ जाएगा 9 का डी। 10th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे बोला गया है सातम्य भवती सप्तदिनात परम तु। यह किसके संदर्भ में कहा गया है? ऑप्शन ए है रस सेवन, ऑप्शन बी है स्नेहन, ऑप्शन सी है स्वेदन और ऑप्शन डी है नस्य। 10th नंबर का तो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो ये मेनली स्नेहन के संदर्भ में कहा गया है। आंसर क्या जाएगा आपका 10th का बी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं 10th के बाद में। तो 11th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे 11th नंबर में बोला गया यदि सिरोविरेचन का अयोग हो जाए तो स्नेहन कराने के बाद क्या देना चाहिए? यदि सिरोविरेचन का अयोग हो जाए तो स्नेहन कराने के बाद क्या देना चाहिए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है मृदु वमन, ऑप्शन बी है तीक्ष्ण सिरोविरेचन, ऑप्शन सी है धूमपान और ऑप्शन डी है कोई नहीं। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो यदि सिरोविरेचन का अयोग हो जाए तो स्नेह कराने के बाद में क्या देना चाहिए? तो तीक्ष्ण सिरोविरेचन देना चाहिए। तो क्या जाएगा आपका आंसर? बी जाएगा। तो 11th का आपका बी। 12th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 12th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया इसमें? तो यहाँ पे 12th नंबर में बोला गया है गलोप लेप निष्ठिवन सिरोविरेचन का कौन सा लक्षण है? क्वेश्चन अच्छे समझो 12th नंबर का। नाउ 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट किया हूँ। ऑप्शन ए है आपका अयोग का, ऑप्शन बी है आपका सम्मक योग का, ऑप्शन सी है हीन योग का और ऑप्शन डी है अति योग का। तो फाइनल आंसर बता रहा हूँ, तो सिरोविरेचन के अयोग का लक्षण है। 12th का आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा आपका। 13th नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? तो सम्यक सिरोविरेचन कब होता है? सम्यक सिरोविरेचन कब होता है? ऑप्शन ए है आपका उदीर्ण पित्त, ऑप्शन बी है मंद कफे, ऑप्शन सी है उदीर्ण कफे और ऑप्शन डी है मंद पित्ते। तो सम्यक सिरोविरेचन कब होता है? 13th नंबर का ये क्वेश्चन है, इसका आप लोग को आंसर देना है। 4 ऑप्शन मैंने प्लॉट कर दिए हैं। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो सम्यक सिरोविरेचन कब होता है? तो आपका मंद कफ जब रहता है, तो मंद कफे में। तो 13 का आपका बी आंसर जाएगा। नाउ 14th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 14th नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। यहाँ पे आपका रीजन अजर्शन का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है। पहला आपका अजर्शन बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार नूतन सिर से स्नान किए हुए रोगी को सिरोविरेचन नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बोला गया चरक सिद्धि अनुसार नूतन सिर से स्नान किए हुए रोगी को सिरोविरेचन नहीं देना चाहिए, जबकि रीज़न आपका बोला गया है ऐसा करने से रोगी को प्रतिश्याय हो जाता है। ऐसा करने से रोगी को क्या है? प्रतिश्याय हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे मैंने प्लॉट कर दिए हैं, बताओ। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, रीज़न अजर्शन का अपने अपने आंसर से मैच करना। तो जो अजर्शन बोला गया है वो आपका बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार नूतन सिर से स्नान किए हुए रोगी को सिरोविरेचन नहीं देना चाहिए। तो बिल्कुल सही है।
जो आपका जो सीट से बात किया है उसको अपने को सीरोविरेचन नहीं देना है, बिल्कुल सही है आपका अजर्शन। रीज़न बोला गया है ऐसा करने से रोगी को प्रतिशय हो जाता है, तो रीज़न भी बिल्कुल सही है। तो रीज़न अजर्शन आर बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न अजर्शन की सही व्याख्या करता है, यहाँ पे ये जाएगा आंसर। तो देख लो आपका, तो डी आंसर जाएगा आपका यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो 15th नंबर का क्वेश्चन मैंने आपके सामने प्लॉट किया है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार गर्भिणी को नस्य देने से बालक पक्ष पक्षहत से पीड़ित होते हैं। पहला का स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार गर्भिणी को नस्य देने से बालक पक्षहत से पीड़ित होते हैं, जबकि सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार सिर से स्नान किए हुए सिरोविरेचन के अयोग्य होते हैं। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो, नाउ सेकंड स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लो। अब आपके सामने चार ऑप्शन मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं, आप देख सकते हो। फाइनल आंसर आप बताओ। क्वेश्चन आंसर मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो पहला बोला गया है फर्स्ट स्टेटमेंट चरक सिद्धि अनुसार गर्भिणी को नस्य देने से बालक पक्षहत से पीड़ित होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, बालक जो है पक्षहत से पीड़ित होता है अगर गर्भिणी को नस्य दिया जाए तो। सेकंड बोला गया है कि चरक सिद्धि अनुसार सिर से स्नान किया हुए को सिरोविरेचन के अयोग्य बताया गया। तो ये चीज़ अपन लोगों ने अभी देखा, अभी इससे पहले रीजन अजर्शन के क्वेश्चन में हमने देखा भी। सेकंड स्टेटमेंट आर वेरी करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोला गया है। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा आंसर, ए जाएगा। तो 15 का आपका ए जाएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ 16th नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 16th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ये रहा। दो स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार अजीर्ण से पीड़ित रोगी सिरोविरेचन अयोग्य होते हैं। चरक सिद्धि अनुसार अजीर्ण से पीड़ित रोगी सिरोविरेचन अयोग्य होते हैं, जबकि सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार सिर से स्नान किया हुआ सिरोविरेचन के अयोग्य होते हैं। तो चरक सिद्धि अनुसार सिर से स्नान किया हुआ सिरोविरेचन के अयोग्य होते हैं। तो ये आपका 16 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है। दो स्टेटमेंट बोले गए हैं, आप देखो। तो एक मिनट, हाँ बताओ। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका अगेन रिपीट ही हो गया है। पहला स्टेटमेंट आपको देखना है और उसी हिसाब से आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है, इजी है ये। फाइनल आंसर मैं दे रहा हूँ, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नाउ 17th नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपके अगेन दो स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट बोला गया चरक सिद्धि अनुसार अजीर्ण रोगी निरोवस्ती के अयोग्य होते हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार अजीर्ण रोगी निरोवस्ती के अयोग्य होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार अति स्निग्ध रोगी निरोवस्ती के अयोग्य होते हैं। चरक सिद्धि अनुसार अति स्निग्ध रोगी निरोवस्ती के अयोग्य होते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताओ। दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। नाउ चार ऑप्शन आपके सामने। तो आप लोगों को फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया, तो मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ। पहला जो स्टेटमेंट बोला गया चरक सिद्धि अनुसार अजूर्ण के रोगी निरोवस्ती के अयोग्य होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है चरक सिद्धि अनुसार अति स्निग्ध रोगी निरोवस्ती के अयोग्य होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 17 का आपका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर। नाउ 18 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दो स्टेटमेंट यहाँ पे आपके दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया है चरक अनुसार ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में वमन नहीं कराना चाहिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, चरक अनुसार ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में वमन नहीं कराना चाहिए, जबकि सेकंड स्टेटमेंट बोला गया है कि ऊर्ध्वगत रक्तपित्त का रोगी जब वमन द्रव्य सेवन करता है तो वमन द्रव्य समान वायु को ऊपर ले जाकर प्राण को नष्ट कर देते हैं और रक्त को अधिक मात्रा में निकालते हैं। तो ये आपके बताया गया है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ो 18 नंबर का। ना उसके बाद में आंसर देना आप लोग।
यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, तो उसको आप लोग समझ लेना। मैं आपके सामने ऑप्शन वही है, पुराने ऑप्शन, यहाँ पे रीजनाइजेशन का ऑप्शन गलती से ऐड हो गया है, तो उसको थोड़ा आप लोग देख लेना। तो वही पुराने ऑप्शन जो ऐसे कि अपन लोगों ने इसी स्टेटमेंट में पढ़े हैं, ये जो ऑप्शन थे वही ऑप्शन रहेंगे इसके भी, तो इसको थोड़ा सा मिसप्रिंट को आप लोग सुधार लेना। तो आंसर क्या आ जाएगा 18th का? तो 18th का आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। चरक अनुसार ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में वमन नहीं कराना चाहिए। और सेकंड है आपका ऊर्ध्वगत रक्तपित्त का जो रोगी है जब वमन द्रव्य का सेवन करता है तो वमन द्रव्य समान वायु को ऊपर की ओर ले जाकर प्रमाण को नष्ट कर देते हैं, तो रक्त की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो इस वजह से तो बोथ ही स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे 18th का आपका, एक मिनट रुको, चरक अनुसार ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में वमन नहीं कराना चाहिए। तो चरक अनुसार ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में वमन नहीं कराना चाहिए, पहला सही है। दूसरा आपका बोला गया है ऊर्ध्वगत रक्तपित्त का रोगी जब वमन द्रव्य सेवन करता है तो वमन द्रव्य का समान वायु को ऊपर ले जाकर प्रमाण को नष्ट कर देते हैं और रक्त को अधिक मात्रा में निकालते हैं। तो ये आपका जो है ना, मान के चलो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो ये चीज़ को आपको 18th का आप देख लेना, उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा आपके ऑप्शंस थोड़ा से गलत प्लॉट हो गए हैं, तो उसको आप लोग सुधार लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त का जो रोगी होता है जब वमन द्रव्य सेवन करता है तो वमन द्रव्य उदान वायु, देखो मैंने जैसे बोला पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे कर दिया है। देखो ऊर्ध्वगत रक्तपित्त का जो रोगी होता है जब वमन द्रव्य सेवन करता है तो क्या है, वमन द्रव्य उदान वायु, समान वायु वहाँ पे लिखा था तो वो इनकरेक्ट हो गया सेकंड स्टेटमेंट में। यहाँ पे उदान वायु को ऊपर ले जाकर प्रमाण को नष्ट कर देता है और रक्त को अधिक मात्रा में निकालते हैं, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लेना। मतलब करेक्ट इन द सेंस जो मैंने बताया वही आंसर है आपका, पहला स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग इसको भी ध्यान देना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 19th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे मैंने प्लॉट किया है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट बोला गया चरक अनुसार अतिकृष वमन के अयोग्य होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोला गया चरक अनुसार अतिकृष वमन के योग्य होते हैं। 19th का आंसर बताना है आप लोग को। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर के साथ मैच कर लेना। तो अतिकृष जो होता है वो क्या है, वमन के अयोग्य के अंतर्गत आता है, इज ए राइट आंसर। जो सेकंड स्टेटमेंट बोला गया अतिकृष वमन के अयोग्य के अंतर्गत आता है, इज ए रॉन्ग आंसर। तो मतलब आपका फर्स्ट सही दूसरा गलत, सी आंसर जाएगा 19th का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के वो आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ 20th नंबर का। क्या बोला गया है, चरक अनुसार, तो यहाँ पे बोला गया चरक अनुसार अनास्थाप्य रोग होते हैं। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है हृदरोग, ऑप्शन बी है अजीर्ण रोग, ऑप्शन सी है गुल्म और ऑप्शन डी है भगंदर। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, 20 अजीर्ण को बोला जाता है ना। मैच करते चलो। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। क्या बोला गया 21 नंबर के क्वेश्चन में, चरक ने किस स्थिति में नस्य का निषेध किया है। चरक ने किस स्थिति में नस्य का निषेध किया है। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है पीनस, ऑप्शन बी है अर्धावभेदक, ऑप्शन सी है मन्या स्तंभ और ऑप्शन डी है नौ प्रतिशय। सही आंसर आप लोग को पिकअप करना है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 9% का जो रोगी है, अपन लोगों ने अभी भी देखा था, इसको भी रीजनलाइजेशन में 9% का जो रोगी है उसे नस्य निषेध बताया गया है, तो डी आंसर जाएगा इसका। नाउ 22 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। क्या पूछा गया 22 नंबर के क्वेश्चन में, तो शिरोविरेचन निषेध है, किसमें निषेध है। देखो शिरोविरेचन, ऑप्शन ए है शिरो रोग, ऑप्शन बी है दंत रोग, ऑप्शन सी है मन्या स्तंभ और ऑप्शन डी है विरिक्त। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना।
तो सीरो विरेचन जो है किस में निषिद्ध है, तो आपका विरिक्त में निषिद्ध है। डी आंसर जाएगा। नाउ 23 नंबर सॉरी 23 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, चरक मत अनुसार नस्य किस ऋतु में करना चाहिए। ऑप्शन ए है प्राबिट, ऑप्शन बी है हेमंत, ऑप्शन सी है ग्रीष्म और ऑप्शन डी है शिशिर। नस्य किस ऋतु में करना चाहिए। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लो। तो प्राइवेट ऋतु में मेनली जो है नस्य का विधान बताया है चरक ने। 23 का आपका क्या है, ये आंसर जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 23 के बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया 24 नंबर के क्वेश्चन में, तो 9 प्रतिशय के रोगी को नस्य देने से क्या परिणाम हो सकता है। क्या परिणाम हो सकता है 9 प्रतिशय के अगर रोगी को, क्योंकि निषेध बताया गया है, तो क्या उत्पन्न हो सकता है बताओ। पहला आपका बोला गया है सिरोगर्वता, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है इंद्रिय उपघात, ऑप्शन सी स्रोतोव्याप्ति और ऑप्शन डी अश्रु उपदेह। ये 24 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया है। तो स्रोतस व्याप्ति है कि इंद्रिय उपघात है कि सिरोगर्वता है कि अश्रु उपदेह है। 24 नंबर। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो स्रोतस व्याप्ति है, सी आंसर जाएगा 24 का आपका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 24 के बाद में 25 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन आते हैं। तो 25 नंबर का जो क्वेश्चन है वो रहा ये, अनुवासन पश्चात नस्य देने से क्या परिणाम हो सकता है। अनुवासन पश्चात नस्य देने से क्या परिणाम हो सकता है। ऑप्शन ए है आपका सिरोगर्वता, ऑप्शन बी है कंडू, ऑप्शन सी है कृमि और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अनुवासन पश्चात नस्य देने से क्या परिणाम हो सकता है। सिरोगर्वता, कंडू, कृमि, उपरोक्त सभी। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो अनुवासन पश्चात नस्य देने से सिरोगर्वता, कंडू और कृमि सभी हो सकते हैं। तो क्या जाएगा 25 का आपका डी आंसर जाएगा। नाउ 26 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है 26 नंबर के क्वेश्चन में। 26 नंबर के क्वेश्चन में आपका बोला गया है, नव ज्वर एवं शोक अभिघात से पीड़ित व्यक्ति में नस्य देने से क्या परिणाम हो सकता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लो। ऑप्शन ए है आपका तिमिर, ऑप्शन बी है आपका ज्वर वृद्धि, ऑप्शन सी है आपका स्रोतस व्याप्ति और ऑप्शन डी है आपका ए और बी दोनों। 26 का आपको आंसर देना है। तो फाइनल आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 26 का आपका फाइनल आंसर है, तो तिमिर और आपका ज्वर वृद्धि दोनों उत्पन्न हो सकता है। तो डी आंसर जाएगा आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 27 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या बोला गया है 27 नंबर के क्वेश्चन में, तो प्रमेह व्याधि से पीड़ित रोगी को अनुवासन वस्ती देने से कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है। तो प्रमेह व्याधि से पीड़ित रोगी को अनुवासन वस्ती देने से कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है, चरक ने पूछा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है उदर रोग, ऑप्शन बी है ग्रहणी रोग, ऑप्शन सी है गुल्म और ऑप्शन डी है प्रमेह पीड़िका। तो बताओ तो फिर ये। तो फाइनल आंसर मैं बताऊं। तो फाइनल आंसर आपका है कि प्रमेह व्याधि से पीड़ित रोगी को अनुवासन वस्ती देने से कौन सा विकार उत्पन्न हो सकता है, तो उदर रोग की उत्पत्ति हो सकती है। तो उदर रोग की उत्पत्ति हो सकती है, तो वहाँ पे आपका 27 का ये जाएगा। फिर 28 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या पूछा गया है 28 नंबर के क्वेश्चन में, तो नव ज्वर एवं पांडु रोग से ग्रस्त व्यक्ति में अनुवासन वस्ती देने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो नव ज्वर एवं पांडु रोग से ग्रस्त व्यक्ति में अनुवासन वस्ती देने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए है कामला, ऑप्शन बी है उदर रोग, ऑप्शन सी है अतिसार, ऑप्शन डी है विसूचिका। 28 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ 28 नंबर के क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बोला गया है नव ज्वर एवं पांडु रोग से ग्रस्त व्यक्ति में अनुवासन वस्ती देने से कौन सा विकार उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे बोला गया है उदर रोग की उत्पत्ति होती है। तो बी आंसर जाएगा यहाँ पे।
नाउ 29 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है यहाँ पे, आपका श्लोक बोला गया है तो यहाँ पे बोला गया है मुंजादिशिके कामीव सक्तम केवलम विकार करम दोषम अपकर्षिति, यह किसके संदर्भ में बोला गया है। चार आपके सामने ऑप्शन है, क्वेश्चन अच्छे से पहले समझ लो आप लोग। तो क्वेश्चन समझ लिए अच्छे से पढ़ लो। फिर चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है आपका शिरोविरेचन, ऑप्शन डी है निरुवस्थि। किसके लिए ये चीज बोला गया है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो ये मेनली आपके शिरोविरेचन के लिए बोला गया है। तो 29 का आपका जाएगा सी आंसर। नाउ 30 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 30 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। क्या बोला गया है? तो यहाँ पे आपका बोला गया है केदार सेतु भेदे शल्याघ्या सो दोष विनाशत, यह किस कर्म के संदर्भ में कहा गया है? तो बताओ। चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है वमन, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है शिरोविरेचन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो बताओ। केदार सेतु भेदे शलाघ्य शो दोषो विनाशवत किसको बोला गया है, इसके संदर्भ में बोला गया है? फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो ये वमन के लिए बोला गया है। 30 का आपका ये आंसर आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो गर्भिणी को शिरोविरेचन देने से गर्भ या बालक में निम्न में से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो गर्भिणी को शिरोविरेचन देने से गर्भ या बालक में निम्न में से कौन सी स्थिति निर्मित होती है? ऑप्शन है पक्षाघात, ऑप्शन बी है पीठ सर्पी, ऑप्शन सी है कुड़ी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। 31 का आंसर बताओ। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ। तो गर्भिणी को शिरोविरेचन देने से गर्भ व बालक में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो पक्षाघात, पीठ सर्पी और आपका कुड़ी, तीनों चीजें उत्पन्न होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी आंसर जाएगा, उपयुक्त सभी। 31 के बाद में 32 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया 32 नंबर के क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला गया है कि अर्श रोग में अनुवासन वस्ती देने से कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? अर्श रोग में अनुवासन वस्ती देने से कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है आपका आद्यमान, ऑप्शन बी है मंदाग्नि, ऑप्शन सी है ज्वर और ऑप्शन डी है कामला। बताओ। अर्श रोग में अनुवासन वस्ती देने से कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? आद्यमान, मंदाग्नि, ज्वर, कामला। तो 32 का फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं। तो अर्श रोग में अनुवासन वस्ती देने से कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? तो आद्यमान की उत्पत्ति होती है। ये आंसर जाएगा आपका 32 का, आपका ए है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद में 33 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्न में से किस स्थिति में वमन विरेचन कर्म दोनों वर्जित हैं? निम्न में से किस स्थिति में वमन और विरेचन दोनों कर्म जो है वो वर्जित हैं? चार ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है छत क्षीण, ऑप्शन बी है अति स्थूल अतिकृश, ऑप्शन सी है गर्भणी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। निम्न में से किस स्थिति में वमन विरेचन दोनों कर्म वर्जित हैं? चार ऑप्शन। ऑप्शन ए छत क्षीण, ऑप्शन बी अति स्थूल अतिकृश, ऑप्शन सी गर्भणी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 33 का फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो छत क्षीण, अति स्थूल अतिकृश, गर्भणी ये सभी आ जाएंगे। मतलब वमन विरेचन दोनों कर्म जो है वर्जित हैं, तो ये सभी आ जाएंगे। छत क्षीण का रोगी हो गया, अति स्थूल अतिकृश हो गया और गर्भणी, सभी में क्या है आपका वमन विरेचन जो कर्म है वो वर्जित बताए गए हैं। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर? डी जाएगा यहाँ पे। 33 का आपका डी, सॉरी 34 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 34 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया है? तो यहाँ पे बोला गया है रेफरेंस पूछा गया है इसका, किसके संदर्भ में बोला गया है करके। तो गर्भणी गर्भ स्तंभेत सकाण कुड़ी पक्षहत पीठ सर्पी व जाए, किसके संदर्भ में बोला गया है? ऑप्शन ए है आपका शिरोविरेचन, ऑप्शन बी है अनुवासन वस्ती, ऑप्शन सी है वमन और ऑप्शन डी है विरेचन। किसके संदर्भ में बोला गया है? क्वेश्चन अच्छे से समझ लो पहले। 34 नंबर का क्वेश्चन।
नाउ ऑप्शन 4 है आपके सामने। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो ये सीरो विरेचन के संदर्भ में बोला गया है, तो आपका आंसर जाएगा ए, 34th का ए। 35th नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। मैच करते चल रहे हो ना आप लोग। तो 35th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से किस उदर रोग में निरूह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो निम्न में से किस उदर रोग में निरूह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है आपका जलोदर, ऑप्शन बी है छिद्रोदर, ऑप्शन सी है बद्धोदर और ऑप्शन डी है सभी में। निम्न में से किस उदर रोग में निरूह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए जलोदर, ऑप्शन बी छिद्रोदर, ऑप्शन सी बद्धोदर, ऑप्शन डी सभी में। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो कौन से उदर रोग में निरोग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आपका सभी में, सभी प्रकार के जो उदर रोग हैं, जलोदर, छिद्रोदर, बद्धोदर, जो तीनों ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें अपने को क्या है, निरोग का प्रयोग नहीं करना है। तो डी आंसर जाएगा यहाँ पे 35th का आपका डी। नाउ 36 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 36 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 36 नंबर के क्वेश्चन में, तो निरूवस्ती के अयोग्य हैं। कौन निरूवस्ती के अयोग्य हैं। ऑप्शन ए है आपका आम, आम प्रजाता, ऑप्शन बी है आम अतिसारी, ऑप्शन सी है आपका मधुमेही, ऑप्शन डी है आपका सभी। निरूवस्ती के अयोग्य हैं आम प्रजाता, आम अतिसारी, मधुमेही, सभी। 36 का आंसर मैं बता रहा हूँ, मैच कर लेना आप लोग। तो निरूवस्ती के अयोग्य में आम प्रजाता, आम अतिसारी और मधुमेही सभी को बोला गया है। तो डी आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी। 37 नंबर के क्वेश्चन की ओर अब आते हैं। तो 37 नंबर के क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया है, तो 37 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपका बोला गया है वमन का निषेध किया गया है। किसमें वमन का निषेध किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है अल्सक में, ऑप्शन बी है ऊर्ध्ववात में, ऑप्शन सी है गलग्रह में और ऑप्शन डी है श्लीपद में। तो वमन का निषेध किया गया, किसमें किया गया। ऑप्शन ए है अल्सक, ऑप्शन बी ऊर्ध्ववात, ऑप्शन सी गलग्रह और ऑप्शन डी श्लीपद। किसमें वमन का निषेध किया गया है। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो वमन का निषेध किसमें किया गया है, तो ऊर्ध्ववात के रोगी में वमन निषेध है। आंसर क्या जाएगा, बी जाएगा आंसर 37 का। नाउ 38 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ। तो वो है आपका ये, क्या बोला गया 38 नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे बोला गया है कृमि कोष्ठ में निर्दिष्ट कर्म है। तो कृमि कोष्ठ में निर्दिष्ट कर्म क्या है। तो ऑप्शन ए है आपका निरूह, ऑप्शन बी है विरेचन, ऑप्शन सी है निरूह अनुवासन और ऑप्शन डी है निरूह विरेचन। चेक कर लो कौन सा है आपका। फाइनल आंसर आप लोगों ने पुटअप कर लिया। तो कृमि कोष्ठ में निर्दिष्ट कर्म है, फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो कृमि कोष्ठ में निर्दिष्ट जो कर्म है वो निरूह तथा विरेचन को बोला गया है। तो 38 का आंसर जाएगा आपका डी। नाउ 39 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 39 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया, वस्ती नेत्र निम्न में से किससे निर्मित होना चाहिए। तो वस्ती नेत्र निम्न में से किससे निर्मित होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए है आपका सोना चांदी, ऑप्शन बी है अस्थि लोहा, ऑप्शन सी है लकड़ी बांस और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। तो वस्ती जो नेत्र है वो किससे जो है निर्मित होना चाहिए। तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर मैच कर लेना। तो आपका जो वस्ती नेत्र है वो आपका सोना चांदी, अस्थि लोहा, लकड़ी बांस इनसे भी निर्मित होता है। तो आपका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी, डी आंसर जाएगा 39 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 40 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका बोला गया है कि 48 साल का व्यक्ति वातज हृदरोग से पीड़ित है। उसमें चिकित्सा के तौर पर, तो यहाँ पे उन्होंने चिकित्सा के तौर पर क्या है, भद्र द्राव्य आदि तथा परुषक आदि गणोत्तर द्रव्य से सिद्ध निरूवस्ती देने का चिकित्सक ने निर्णय किया है। तो वस्ती की मात्रा जो है कितनी मात्रा में प्रयुक्त होना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम फ्रेश है। ऐसे क्वेश्चंस आप देख चुके हो प्रीवियस ईयर में, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो एज ए क्लिनिकल जो आपका रहता है, ठीक है, क्लिनिकल प्रैक्टिस के हिसाब से रहता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके अप्लाइड एस्पेक्ट के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग बताओ, 48 साल का एक व्यक्ति है, आप लोग क्वेश्चन को खुद ही समझो। यहाँ पे मैं क्वेश्चन अगर समझाऊंगा तो उस कंडीशन में आधा आंसर मैं ही दे रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा। तो आप लोग खुद ही समझो इस क्वेश्चन को।
ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं प्लॉट कर रहा हूँ या बना रहा हूँ, क्योंकि अप्लाइड एस्पेक्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही रहे हैं प्रीवियस 2-3 साल से। 4 ऑप्शन आपके सामने मैं प्लॉट कर दिया हूँ। कितनी मात्रा होनी चाहिए आप लोग बताओ। 240 मिली, 360 मिली यानी कि ml, या फिर 480 ml, या फिर आपका 960 ml, कितना रहना चाहिए। क्वेश्चन आप लोग समझ लिए, अप्लाइड एस्पेक्ट का क्वेश्चन है ये, एकदम फ्रेश है ये। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो 960 ml देना है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। और ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, वो थोड़ा अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ा करो। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएगा। देखो इसका रेफरेंस भी मैंने दे दिए हैं, क्या क्या लिखा हुआ है, कितने के बराबर होता है। तो आपका जो 960 12% निर्दिष्ट दिया गया है, तो 12% करके नहीं आया। अगर 12% आया तो 12% ही लिखना है ऑप्शन में, लेकिन नहीं आया तो प्रशिति को आपको चेंज करना आना चाहिए, इसी वजह से 960 है यहाँ पे। तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान देना। 41 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। 41 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है आचार्य चरक अनुसार आंध्य निवारक निरोवस्ती कौन सी है। तो आंध्य निवारक निरोवस्ती कौन सी है। ऑप्शन ए है आपका एरंडमूल आदि, ऑप्शन बी है आपका छागमास, ऑप्शन सी है आपका पलाश आदि, और ऑप्शन डी है आपका द्विपंचमूल आदि। तो आचार्य चरक अनुसार आद्य निवारक निरोवस्ती कौन सी है। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। 4 ऑप्शन है आपका। फाइनल आंसर आप लोग को पुटअप करने हैं। अब फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो फाइनल आंसर है आपका छागमास। कौन सा जो आंध्य निवारक जो निरोवस्ती है वो कौन सा है। तो छागमास का जो निरोवस्ती होता है उसको बोला गया है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 41 का बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 41 के बाद में 42 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो 42 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चरक मतानुसार पलास बस्ती कौन सी व्याधि में निर्दिष्ट है। चरक मतानुसार पलास बस्ती कौन सी व्याधि में निर्दिष्ट है। ऑप्शन ए है आपका पार्श्वशूल, ऑप्शन बी है आपका योनि दोष, ऑप्शन सी है आपका गुल्म, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। चरक मतानुसार पलास बस्ती कौन सी व्याधि में निर्दिष्ट है। 42 नंबर का क्वेश्चन है। फाइनल आंसर आप लोग को पुटअप करने हैं। पहला है पार्श्वशूल, ऑप्शन बी है योनि दोष, ऑप्शन सी है गुल्म, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो 42 का फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, चरक मतानुसार पलास बस्ती कौन सी व्याधि में निर्दिष्ट है। तो फाइनल आंसर है उपरोक्त सभी, डी आंसर जाएगा, पार्श्वशूल, योनि दोष और गुल्म। 42 के बाद में अपन 43 नंबर की क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है 43 नंबर के क्वेश्चन में। तो वस्ती देने के उपरांत अगर कफ का प्रधान हो तो रोगी को क्या दिया जाना चाहिए। तो वस्ती देने के उपरांत अगर क्या है कफ प्रधान है तो रोगी को क्या दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है पेय, ऑप्शन बी है आपका मांस रस, ऑप्शन सी है यूष, और ऑप्शन डी है यवागु। क्या देना चाहिए व्यक्ति को, पेय, मांस रस, यवागु या यूष। फाइनल आंसर बता रहा हूँ। तो वस्ती देने के उपरांत अगर क्या है कफ का प्राधान्यता हो तो क्या देना चाहिए व्यक्ति को। तो फाइनल आंसर है यूज देना चाहिए, सी आंसर जाएगा आपका 43 का। नाउ 44 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा। क्या बोला गया है वातज विकृति में निरोवस्ती निर्माण के लिए प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है। तो वातज विकृति में निरोवस्ती निर्माण के लिए प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है आचार्य चरक अनुसार। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 3%, ऑप्शन सी है 4% और ऑप्शन डी है 5%। तो वातज विकृति में निरोवस्ती निर्माण के लिए प्रयुक्त स्नेह की मात्रा है 2%, 3%, 4%, 5%। 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका। फाइनल आंसर आप लोग पुटअप कर लो। नाउ फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, तो मैच कर लेना अपने अपने आंसर से। तो वातज विकृति में निरोवस्ती निर्माण के लिए प्रयुक्त स्नेह की जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए। तो आपका 3% होनी चाहिए। तो बी आंसर जाएगा इसका। नाउ 44 के बाद में 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 45 नंबर के क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। सबका कमेंट करके मैंने पूरे रेफरेंस वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है, चेक किया करो अगर कुछ भी डाउट होता है तो। 45 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है चरक अनुसार 70 वर्ष के ऊपर की आयु वाले की निरूह वस्ती की कितनी मात्रा देनी चाहिए। तो आचार्य चरक अनुसार 70 वर्ष से ऊपर की आयु वाले को निरूह वस्ती की कितनी मात्रा देना चाहिए।
ऑप्शन ए है आपका 12%, ऑप्शन बी है आपका 10%, ऑप्शन सी है 8% और ऑप्शन डी है 6%। बताओ 70 वर्ष से ऊपर वाले को नीरू अस्थि की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना। तो 10% बताया गया है, तो आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा 10%। यहाँ पे 10% इसी में दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 46 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैंने प्लॉट किए हैं। क्या बोला गया 46 नंबर के क्वेश्चन में? तो 46 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है, यदि वस्ती की औषध में नमक की मात्रा अधिक हो गई हो तो किस रोग की उत्पत्ति होती है? यदि वस्ती की औषध में नमक की मात्रा अधिक हो गई हो तो किस रोग की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन ए है मूर्छा, ऑप्शन बी है जकड़ता, ऑप्शन सी है अतिसार और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 46 नंबर का ये क्वेश्चन है, यदि वस्ती की औषध में नमक की मात्रा अधिक हो जाती हो तो किस रोग की उत्पत्ति होती है? 46 नंबर का ये क्वेश्चन है। फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो अतिसार की उत्पत्ति होती है, सी आंसर जाएगा 46 का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो 47 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने मैं प्लॉट कर रहा हूँ। तो 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ये रहा। क्या बोला गया है? नीरुवस्ती निर्माण क्रम में सबसे अंत में क्या मिलते हैं? तो नीरुवस्ती निर्माण क्रम में सबसे अंत में अपन क्या मिलाते हैं बताओ? सॉरी, क्या मिलाते हैं? तो सबसे ऑप्शन पहला है कल्क, ऑप्शन बी है क्वाथ, ऑप्शन सी है मधु और ऑप्शन डी है स्नेह। नीरुवस्ती निर्माण क्रम में सबसे अंत में क्या मिलाया जाता है? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच करना है। तो नीरुवस्ती निर्माण क्रम में सबसे अंत में जो मिलाया जाता है वो रहता है आपका क्वाथ। तो 47 का आपका बी जाएगा। नाउ 48 नंबर के क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया 48 नंबर के क्वेश्चन में? तो वस्ती देते समय रोगी की स्थिति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? ये चीज़ रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उत्तान स्थिति, ऑप्शन बी है दक्षिण करवट, ऑप्शन सी है वाम करवट और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये तो आप प्रैक्टिकल में ही देख चुके हो कैसा होना चाहिए। तो आंसर है आपका लेफ्ट लेटरल, वाम करवट होना चाहिए। तो 48 का आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है ना जहाँ पे आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो, कई बार कई बच्चे होते हैं, तो उस कंडीशन में ऊपर में ऑप्शन आता है जब आप फाइनल पेपर दिलाओगे तो वहाँ पे आप इंग्लिश वर्जन में चेंज कर लेना, चाहे आपका मीडियम हिंदी ही क्यों ना हो, चेंज कर सकते हो वहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन को, मतलब कोई भी नहीं, मतलब हर क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे ऊपर में ऑप्शन आता है वो चीज़ को। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है 49 नंबर का। क्या बोला गया? नीरुवस्ती कब देते हैं? कब देते हैं नीरुवस्ती? ऑप्शन ए है भोजन के पूर्व, ऑप्शन बी है भोजन के बाद, ऑप्शन सी है भोजन जीर्ण होने पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से किसी भी समय। तो नीरुवस्ती कब देते हैं? तो फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। तो नीरुवस्ती कब दिया जाता है? तो भोजन के जीर्ण होने पर दिया जाता है। तो 49 का आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर अपन आते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का 50 नंबर का जो क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? चरक अनुसार 20 वर्ष के बालक में वस्ती नेत्र का प्रमाण होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चरक अनुसार 20 वर्ष के बालक में वस्ती नेत्र का प्रमाण होता है। ऑप्शन ए है आपका 6 अंगुल, ऑप्शन बी है 8 अंगुल, ऑप्शन सी है आपका 12 अंगुल और ऑप्शन डी है आपका 10 अंगुल। बालक में नेत्र का प्रमाण कितना होता है बताओ? वस्ती नेत्र का प्रमाण चरक अनुसार 20 वर्ष के बालक में वस्ती नेत्र का प्रमाण कितना होता है? ये 4 ऑप्शन है, बहुत ईजी है ये। फाइनल आंसर बता रहा हूँ, अपने अपने आंसर से मैच कर लेना। तो 12 अंगुल बताया है। तो 50 का आपका सी आंसर जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है कल्प सिद्धि का ये वाला स्लॉट आपका ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट में अपन इसके आगे देखेंगे। तो जितना भी आपका आंसर सही हुआ है सभी लोग आंसर दिया करो यार, बहुत कम लोग देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। जितना भी आपका नंबर हो रहा है आप ग्रुप में, तो एटलीस्ट जब मैं सबको भेजने के लिए बोलता हूँ तो भेजा करो, इतना तो कर सकते हो आप लोग। कितने बार बोलना पड़ेगा? इतना करो। अगर आप रियलिटी में दिला रहे हो तो भेजा करो। अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो ये भेजना ज़रूरी है आप लोगों को। कितना नंबर हो रहा है आपका वो ज़रूरी है। ऐसे वो तो पता चल जाएगा जब टेस्ट सीरीज़ दोगे तो कितने कौन कितने पानी में है, जब 19 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो अभी फ़िलहाल के लेकिन इसको भी भेजा करो कितना सही हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए एंड करते हैं अपन। थैंक यू।